समझते हैं व्हाट क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट की हेडिंग है, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, तो डेली लाइफ में आप ये वर्ड सुनते होंगे करंट वगैरह। करंट का कितना सारा यूजेस होता है। जब गर्मी लगती है तो क्या होता है, फ़ैन ऑन करते हो तो करंट ही जाता है ना, और फ़ैन ऑन होता है। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, अनगिनत एप्लीकेशन है करंट के। तो करंट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो करंट से और अपन दोस्ती करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या नेचर है उसका, क्या नेचर है करंट का, क्या नेचर है, ठीक है, जिससे अपन को और समझ में आए। तो जो करंट है वो कैसे समझा जाता है कि जैसे कि अपन के पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब एक कोई हमारे पास वायर है। वायर तो आप सबने देखा होगा ना, ठीक है। जैसे फैन देखा होगा उससे वायर निकल रही होगी, या कहीं और वायर देखा होगा। अब ये जो वायर है मान लेते हैं कॉपर की वायर है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्टर्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। अब होता क्या है कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ होती है वो मैटर से बनी होती है। और मैटर किसका बना होता है, एटम का। और एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, चक्कर लगाता होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा 9th क्लास में, है ना। एटम्स मॉलिक्यूल के में आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं। वो इलेक्ट्रॉन रेंडमली कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम ई से डिनोट कर रहे हैं, और ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी रेंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एरिया को क्रॉस करेंगे, देखो इसी कंडक्टर में एक मैं एरिया ले लेता हूं। ये एरिया मैंने ले लिया, ये मैंने एक एरिया ले लिया। और आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो इस एरिया से भी क्रॉस होंगे, ठीक है। इस एरिया को मैं अलग से बना देता हूं, ठीक है। ये हमारा एरिया है, ए से नोट कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था ए पॉइंट में था, अब क्योंकि ये मूव कर रहा है अब वो बी पॉइंट में आ गया। हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, हमारा इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट में आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, इस एरिया को क्या किया है, क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एरिया को क्रॉस करेगा तो हम बोलेंगे उस एरिया के थ्रू क्या आ गया है, करंट आ गया है। तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन क्रॉस एन एरिया we say current is through that एरिया। हम बोलते हैं कि उसके थ्रू क्या है, करंट है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एरिया को क्रॉस करेगा तो हम बोलेंगे उसके थ्रू क्या है, करंट है। अब जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपने बताया था कि आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, पहला पेज ओपन कर लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए, और जो जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ वो सब आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो आपके नोट्स बनते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया था। हमने एक वायर देखी थी, वायर देखी थी। कौन सी वायर देखी थी, कॉपर की। उसको अपन कंडक्टर्स बोलते हैं। दो चीज होती है, एक इंसुलेटर होता है, जैसे लकड़ी होती है। लकड़ी में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं, वो है ही नहीं, फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। वो सब जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब सब जगह मूव कर रहे हैं तो किसी एक एरिया को क्या करेंगे, वो क्रॉस करेंगे। जैसे आपने एक बर्थडे पार्टी रखी है तो मेहमान आएंगे ना, आपके गेट को क्रॉस करते हुए आपके कमरे में घुसेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कोई चीज आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे किसी एरिया के थ्रू, तो हम क्या बोलेंगे कि उस एरिया के थ्रू क्या हो गया है, करंट हो गया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन घुसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी घुस सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर एक वर्ड आता है चार्ज, आता है, क्या वर्ड आता है, चार्ज। चार्ज जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, चार्ज। अभी के लिए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्चुअली में चार्ज दो के पास होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, प्रोटॉन के पास होता है, न्यूट्रॉन के पास तो होता नहीं है। लेकिन प्रोटॉन बहुत अंदर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे काम के इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम इन्हीं के ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कहीं पे भी हमें कोई भी हमने एक रीजन देखा तो वहां पे या तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
या हमें कितने मिल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, या हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, या 5 मिल सकते हैं। यहाँ पे कितने मिले, 1, यहाँ कितने मिले, 2, और यहाँ कितने मिले, 5। अब तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं ना, अपन ने पढ़ा था केमिस्ट्री में, एवोगाड्रो वगैरह नंबर पढ़ा था। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में, अगर 1 मिलीमीटर क्यूब देखिए, मिलीमीटर क्यूब बहुत छोटा होता है, जैसे आपका जो नाखून है ना, नाखून उससे भी छोटा है मिलीमीटर क्यूब, उसमें 10 की पावर 28 पाए जाते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, सच्चा हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितने भी हो सकते हैं, तो हमने बोल दिया Ne बोल दिया, जैसे क्या हो गया, Ne, ठीक है। तो इसको बोल दिया हमने चार्ज, इसी ग्रुप को क्या बोल दिया हमने, चार्ज। तो हमारा चार्ज क्या आ गया, Q इक्वल टू Ne, जहां Q हमें क्या बताएगा, चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो N है, N जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता n, फ्रैक्शन में हमारा ये n नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता हमारा n, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी पाया जाएगा, है ना। आधा इलेक्ट्रॉन कैसे पा सकते हो, पूरा पाओगे ना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे एरिया को, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 n हो गया। और E जो है उसकी वैल्यू होती है, चार्ज की होती है 1.6 इंटू 10 की पावर-19। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज है उसकी एक वैल्यू होती है ना। मास तो कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, 0.5 मास वगैरह फ्रैक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया उसके पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 होता है, ठीक है। इस चार्ज के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे 12th में, अभी केवल इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली में चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और उसे एक्सपीरियंस करती है। लेकिन अब ये सब समझ में आएगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो जितना है उतना अपन करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये चार्ज है, चार्ज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका जो यूनिट होता है, अगर इसका अपन यूनिट देखें तो यूनिट होता है कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है। और सिंबल होता है C क्या है, इसका यूनिट का सिंबल है, C क्या है, यूनिट का सिंबल है, ठीक है। तो आपको कहीं पे ऐसा मिले 12C, तो समझ जाओ कि ये क्या है, 12C क्या बता रहा है, C मतलब कूलम, है ना। तो ये बता रहा है हमें Q, चार्ज, हमें ये किसकी जानकारी दे रहा है, चार्ज। तो बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे कि क्या दिया गया है, अगर आपको C दिया गया है, C मतलब कूलम, कूलम मतलब चार्ज। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वही बात करते हैं, करंट की बात कर रहे हैं। जब हमने करंट देखा था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो करंट जो डिफाइन है हमारा, जो अगर हम ये हमारा चार्ज डिफाइन हो गया, चार्ज की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप स्टार लिख सकते हैं, 1 2 3 स्टार अपन दे सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला Ne। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना पड़ेगा, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला मैटर्स, ठीक है। तो अब अगर अपन करंट देखते हैं, तो करंट जो हमारा डिफाइन है, अगर हम डेफिनेशन देखें करंट की, हम डेफिनेशन देखें तो करंट डिफाइन है Q/T, ठीक है। चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है उस एरिया के थ्रू, वो होता है हमारा करंट, ठीक है। तो Q खुद अपने आप में क्या है, तो Q जो है वो खुद अपने आप में Ne है, तो Ne/T ये हो गया हमारा I। अब इसकी I की यूनिट देख लेते हैं। I मतलब क्या है हमारा, करंट, करंट का सिंबल क्या होता है, I। किस में नापा जाता है, एम्पियर में नापा जाता है, एम्पियर में नापा जाता है। और सिंबल है A, सिंबल क्या है इसका, A, ठीक है, सिंबल है A। तो जैसे आपको दिया गया है 5A, तो समझ जाओ ये क्या होगा, 5A किसको बता रहा है, करेक्ट, करंट को बता रहा है, ठीक है। 5A किसको बता रहा है, करंट को बता रहा है। 12C किसको बताएगा, चार्ज को, C मतलब कूलम, कूलम मतलब चार्ज, A मतलब एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या क्या चीजें दी गई हैं, थोड़ा बैक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट, ये आप पढ़ लेना कि क्या है इसमें दिया गया है। अब देखिए
यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ हाइलाइटर से कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट जो मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब देख लेते हैं कन्वेंशन वगैरह क्या है इलेक्ट्रिक करंट वगैरह का, और थोड़ा सा और देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कन्वेंशन क्या है, अगर यहाँ पे अपन देखे जाएं, पैक कर लेते हैं थोड़ा सा। कन्वेंशन 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 मतलब होता है परंपरा, क्या चली आ रही है, हम करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन मानी जा रही है, ये परंपरा चली आ रही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, माना जा रहा है तो मानते ही जा रहे हैं। कन्वेंशन मतलब यही होता है, परंपरा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट जो आपका होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट क्या होगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन कर लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसमें मैं स्टार बना दूंगा, जिससे कि आपको वो याद रहेगा कि हमें मेन चीज़ें जो है जो हमें लीव नहीं करनी है। ठीक है, और ये कन्वेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to direction of motion of electron। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन का होगा उसके अपोजिट करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कन्वेंशन है, ये परंपरा है। तो आई होप आपको चार्ज करंट समझ में आ गया होगा। चार्ज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट क्या है, जब ये चार्ज किसी एरिया को क्रॉस करेगा, जैसे आप बर्थडे पार्टी में जाते हो, किसी के दरवाजे को पहले ओपन करोगे फिर अंदर कमरे में घुसोगे, तो आप क्रॉस कर रहे हो, उस एरिया को क्रॉस कर रहे हो। तो चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है वो बताएगा कि उस एरिया के थ्रू करंट कितना है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन अपना आपको मान रहे हो, आप क्रॉस कर रहे हो, तो करंट होगा आपके अपोजिट माना जाएगा, करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखें क्या हमें और जानकारी मिलती है। ये सब हो गया, मैंने फॉर्मूला वाला बता दिया है, और सब चार्ज का अमाउंट। और अब कुछ और हैं चीज़ें हैं, जैसे जो करंट है, वो हमारा इस पे भी नापा जाता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में हमारा करंट नापा जाता है। इसको देख लेते हैं ये क्या है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो अगर हम बात करें एक मिली एम्पियर की, तो वो होता है 10⁻³ एम्पियर, और ये नापा जाता है एम मीटर के द्वारा। एक एम मीटर डिवाइस है, आप अपना देखना आपके लैब में होगी, एक काले कलर का डब्बा होगा, उसमें ए लिखा होगा। ठीक है, एम मीटर उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम मीटर का देखो सिंबल भी है, यहाँ पे एम मीटर का सिंबल भी है, देखिए यहाँ पे एम मीटर का आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा है ना। तो इससे अपन करंट नापते हैं, ये करंट किस में नापता है, मिली एम्पियर में नापता है ना। फिर एक चीज़ होती है माइक्रो एम्पियर, ये सिंबल है माइक्रो का। ठीक है, ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये नापता है गैल्वेनोमीटर। ये कौन नापता है, गैल्वेनोमीटर नापता है। माइक्रो एम्पियर में करंट कौन नापता है, गैल्वेनोमीटर में। और भी छोटा करंट, मतलब 1000 गुना छोटा करंट गैल्वेनोमीटर नापता है। ठीक है, तो और एम्पियर के अलावा ये भी आपको दिख सकते हैं, तो आप घबराएगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सर्किट की बात करते हैं। अब हमारा जो हेडिंग थी इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट था, तो हमने करंट तो पढ़ लिया, अब हम सर्किट की बात करेंगे। तो सर्किट क्या होता है कि एक क्लोज पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे बल्ब, बैटरी वगैरह सब लगे हुए हैं। ठीक है, उस क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट मैं कर देता हूँ,
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा ये होता है। ठीक है, एंड हाँ यही दिया गया है। तो देखिए इसको वो अपन बोल सकते हैं, इसको पहले चेंज कर ले, आ क्लोज्ड पाथ विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक appliance such as cell, ammeter, bulb, battery is known as सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट नाम आपने सुना होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी तो अरशद वारसी का नाम भी तो सर्किट था। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। अभी क्लोज पाथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब है और ये बैटरी लगी है, तो बताइए करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखिए ना तार वार टूटी हुई है तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं बोलूँगा यार यहाँ तक तो नहीं टूटी है ना, जहाँ तक तो बल्ब है, तो करंट तो जा सकता है ना, वहाँ तक तो रास्ता साफ है। तो ये नेचर करंट का नहीं होता। जितना बैटरी से निकलता है उतना ही बैटरी में आना चाहिए। ठीक है, जितना बैटरी से निकलता है उतना ही बैटरी में आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब पाथ क्लोज होगा। ठीक है, जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना वापस आना चाहिए। ठीक है, ये है फंडामेंटल्स है। जितना बैटरी से करंट निकलेगा, अगर आई करंट निकल रहा है तो आई करंट आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पाथ तो ब्रोक है, ये टूटा हुआ, तो आ पाएगा क्या करंट, नहीं आएगा, तो इतना निकलेगा ही नहीं। अगर नहीं आ पा रहा है, केवल जा रहा है, तो निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ करंट नहीं होगा एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, बात समझ होगी। बहुत सिंपल सी बात है कि जब पाथ क्लोज होगा उसी को हम बोलते हैं सर्किट बोलते हैं, और उसमें क्या होगा, बल्ब वगैरह बैटरी वगैरह होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल, इसको समझते हैं। करंट दिया गया है और टाइम दिया गया है और हमें चार्ज पता करना है। देखो आज दिक्कत क्या होती है, बच्चों को लैंग्वेज में काफ़ी दिक्कत होती है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो इसका भी सोल्यूशन है। आप देख लो कि आपके मतलब की चीज़ें क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि आपको करंट ए लिखा है, मैंने बताया था अगर ए है नंबर में वो क्या होता है, करेक्ट करंट। और फिर देखो 10 मिनट लिखा है, तो ये तो पता ही है टाइम, और हमें क्या निकालना है, चार्ज, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखते हैं 0.5 और 10 मिनट हमें जानकारी दी गई है, 0.5 और 10 मिनट की जानकारी दी गई है। तो एग्जाम्पल 1 देखें तो हमें जो गिवन है, ऐसे लिखा करिए गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, I = 0.5 एम्पियर। ये I क्यों है, क्योंकि A लिखा है, हमें पता है कि A करंट को बताता है। अब टाइम दिया कितना है, टाइम अगर देखें तो कितना दिया था, टाइम दिया था हमारा 10 मिनट दिया था। ठीक है, टाइम 10 मिनट दिया था, तो 10 मिनट। अब सब SI में खेलना पड़ता है, टाइम को हमें सेकंड में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 60 हो जाएगा सेकंड। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमें Q, हमें क्या फाइंड करना है, Q। तो अभी तक हमने 2 ही तो फॉर्मूले पढ़े, देख लो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, हमें लैंग्वेज से क्या मतलब, क्या बोल रहा है, हमें देख लो कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है, चार्ज वाला चार्ज निकालना है, बस हमें स्टेटमेंट से क्या मतलब। तो यहाँ पे Q
हम जानते हैं कि I जो होता है वो क्या होता है Q बाय T। अब Q चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q क्या हो जाएगा हमारा I इंटू टी। तो I कितना है 0.5 और T कितना है 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 और ये हो जाएगा 300 कूलम। है ना कितना आसान, इतनी आसान है चीज़ें। तो 300 कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 300 हमारा कूलम आंसर आ गया, 300 कूलम। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ठीक है। तो हमने पहले बता दिया इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, अ क्लोज पाथ विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज सेल, एमीटर, बल्ब, बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहला तो हमने पहले कवर कर लिया इंटेक्स्ट, ठीक है। आप बुक रखिए, ओपन रखिए, है ना, ये पेज जो जो भी चल रहे हैं वो चलते जाइए, और जो ये बोर्ड में लिख रहा है वो अपनी नोटबुक में आप नोट करते जाइए, ओके। फिर दिया गया है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, हमें डिफाइन करना है यूनिट ऑफ करंट। अब ये अच्छा है, इसको मैं बताता हूँ कैसे चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। तो इसको अगर अपन ऐसे डिवाइड कर देते हैं और फिर वाइड लेते हैं, तो क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो करंट है उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पेयर है, लेकिन आप डिफाइन कैसे करें, तो वही बहुत सिंपल है। आप एक बार सीख जाएंगे फिर आप किसी की भी यूनिट डिफाइन कर लोगे। तो हम जानते हैं कि आई क्या होता है, आई होता है Q बाय टी। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 ले आऊं और यहाँ पे भी क्या ले आऊं, 1 ले आऊं, तो काम बन जाएगा ना, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 1 ही दे देगा। तो 1 एम्पियर हमारा क्या होगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया in 1 second, we say there is 1 ampere current through that area, there is 1 ampere current through that area। इतना वर्डिंग में लिख रहे हैं, मत लिखो, इतना तो लिख लो। 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। क्लियर है, आसान है ना चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या था इंटेक्स्ट हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम में कितना चार्ज होता होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन कि एक कूलम में कितना हमारा चार्ज आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन अपन देख लेते हैं, हमें गिवन जो है वो 1 कूलम है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n, ठीक है। तो आप एक लगाइए, तुक्का लगाइए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे, क्योंकि तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। 10 का माइनस कितना छोटा है, ठीक है। 1 कूलम में कितने आते होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 कूलम बहुत 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 बड़ा चार्ज होता है, 1 कूलम पाना बहुत ही मुश्किल है। जब आप 12th में जाओगे आप देखोगे कि अगर हर सेकेंड 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन भी जाएं, 10 की पावर 6 से मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉन हर सेकंड निकले किसी बॉडी से, तो 200 साल लगेंगे एक कूलम चार्ज के लिए, इतना बड़ा कूलम होता है। तो देखते हैं n कितना आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा Q इक्वल टू एन ई। क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू एन ई। और हमें Q कितना दिया गया है, करेक्ट 1, n निकालना है, और E क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, हमने याद किया था E की वैल्यू। तो n निकालना है, तो n को अकेला छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू n। इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 इक्वल टू n। ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू n। 2 5 जा 2 8 जा 8 1 जा 8 6 जा 48 2 20 8 16, तो यह आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18 n, ठीक है। तो ये वैल्यू है जो कि आप याद भी कर सकते हो। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं
1 कूलम में 10 की पावर 18 इतना सारा अमाउंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया, टॉपिक अच्छे समझ में आ गया। इस टॉपिक हमने क्या क्या कवर किया, करंट देखा, लेकिन करंट आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। फिर देखा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज हो जाता है, जब ये ग्रुप किसी एरिया को क्रॉस करता है तो करंट आता है। और फिर उसके हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा क्या होता है, और उसके न्यूमेरिकल्स और इंडेक्स क्वेश्चन देख डाले। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, आप बताइएगा कि ये मैंने बल्ब कनेक्ट किया और ये तार है बस, तो बताओ बल्ब ग्लो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब लोग सर क्या मजाक कर रहे हो सर, आपने सेल वेल बैटरी तो लगाई नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए। अब मैं बोलूँगा यार थ्योरी तो कहती ही ग्लो होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में क्या है, ये जो वायर है, ये वायर है, वायर मतलब क्या, कंडक्टर है ना, वायर मतलब क्या, कंडक्टर, और कंडक्टर मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री है, नाम ही फ्री है, मूव करेंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या आना चाहिए, करंट आना चाहिए, और जब करंट आना चाहिए तो बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो थ्योरी तो हमें सपोर्ट करती है, तो अब बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा है बताइए, है ना, करना चाहिए ना बल्ब ग्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव करते हैं, तो होना चाहिए। तो बच्चा होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है। ठीक है, जैसे ये एरिया है, वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे आपके पास आलू है और आपने ऐसे चाकू से काट दिया, तो आप ऊपर से देखोगे सर्कल दिखेगा। ऐसी वायर है आपके पास, स्टाइलिस एक वायर टाइप का है, मैंने ऐसे काट दिया और मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो सर्कल दिखेगा, तो ये सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं एरिया के थ्रू, तो जो नेट करंट है वो 0 है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कोई नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है थ्रू एन एरिया, किसी एरिया के थ्रू कोई नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए नेट करंट 0 है। नेट करंट क्या है, 0 है। वही बर्थडे पार्टी का एग्जांपल है, जितने आ रहे मेहमान उतने जा रहे हैं, तो नेट ट्रांसफर 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आपको क्या करना है, आपको करंट लाना है, मतलब ऐसा करना है कि सब के सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाएं, उल्टा ना है, एक ही दिशा में। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी, बैटरी। तो जब हम बैटरी लाएंगे, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, और जब हमने बैटरी ला दी, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और ये बैटरी की निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, बैटरी की निगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो जब हम बैटरी लाते हैं तो बैटरी का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं कर रहा है कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, वायर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आवारा है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जिससे कि किसी भी एरिया के थ्रू कोई करंट ही नहीं आ रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं उतने ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हमें तो करंट चाहिए। तो ये बैटरी करेगी, हर एक इलेक्ट्रॉन को का कान पकड़ पकड़ के एक ही डायरेक्शन लाएगी। कैसा करेगी, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में कुछ और रीजन है। 12th में अगर अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन पे, जिससे दिशा मिलती है। समझने के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो सारे सारे अट्रैक्ट होंगे। कोई भी, अब सब के सब क्या जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। अगर मैं यहीं पे एक वायर का क्रॉस सेक्शन ही बना लूँ यहाँ पे, तो अब सब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इसी तरफ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। अब कोई भी ऐसे उल्टा तो जाएगा नहीं, क्योंकि सबका नेचर होता है अट्रैक्ट होने का। और करंट कैसे जाएगा, करेक्ट, हमने सीखा था कन्वेंशन कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का होता है उसके उल्टा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है।
ठीक है। अब इसको सिचुएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मोहल्ले, एक मोहल्ला है, वहाँ पे जो भी हैं कुछ बच्चे या कुछ भी है, वो शाम को यहाँ वहाँ जाते हैं, कहीं सिमरिया चौक, कहीं सिविल लाइन वगैरह कहीं जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा कहीं भी मूव करते थे रैंडम, कभी कॉलोनी में आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, सब रैंडम मोशन है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो सब कॉलोनी में आ जाए, ऐसा क्या हो जाए? तो मान लीजिए होली है, होली में मान लीजिए चंदा लेना है सबसे, है ना, तो सब लोग आएंगे, वापस आएंगे, घर वापसी होगी कि चलो चंदा लिया जाए। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तभी आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में आएंगे। तो वो कौन करता है? इसमें बैटरी करती है। बिना बैटरी के हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। ये बात समझ में आई? तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रेशर, एक वर्ड आता है। तो पहले मैं लिख सकता हूं कि जो बैटरी है, बैटरी गिव डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को दिशा देती है। जैसे पेरेंट्स आपको दिशा दे रहे हैं, आपके टीचर्स आपको दिशा दे रहे हैं, आपका मन भटकता रहता है, यहाँ वहाँ जाता रहता है, और जब पेरेंट्स के थप्पड़ पड़ते हैं या टीचर कुछ समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ भी है, तो आप ट्रैक में आते हो, आपकी लाइफ का कुछ होता है, ठीक है, एक इफेक्ट आता है, ठीक है। तो बैटरी गिव डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन, बैटरी इलेक्ट्रॉन को क्या देती है? डायरेक्शन देती है। और इसमें एक वर्ड आता है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, एक वर्ड है, जगह अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, मैं इसको बच्चे काफ़ी पूछते हैं कि सर क्या है इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या है? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया गया है, वर्ड दिया गया है। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया गया है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, पाइप में पानी भरा हुआ है, तो ये पानी क्या फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है। जब पाइप तुम्हारी हॉरिजॉन्टल है तो पानी क्यों फ्लो होगा? लेकिन अगर पाइप को आप टिल्ट कर दो तो पानी फ्लो हो जाएगा। तो टिल्ट करने से क्या होता है? थोड़ा प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है। या मोटर से आप पानी को ऊपर उठा रहे हो, टंकी में भर रहे हो, तो मोटर क्या कर रही है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जिससे कि पानी क्या हो रहा है? उठ रहा है, मूव कर रहा है। तो जब प्रेशर डिफरेंस होता है, जब फ्लूइड चीज़ें मूव करती हैं, बिना प्रेशर डिफरेंस के कोई भी फ्लूइड मूव नहीं कर सकता है। जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो प्रेशर डिफरेंस आया ही होगा। उसी चार्ज भी मूव कर रहा है, तो इसको भी हम प्रेशर बोल दिए। और क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसको दिया इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो हमने वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसी को बोले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोले हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नेक्स्ट में। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि क्या कहानी चल रही है, कि बैटरी क्या करता है? गिव डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन देता है। इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करता है। बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले से है वायर में, ठीक है। देयर इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इन वायर, देयर इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इन वायर, ठीक है। पहले से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर में है, ठीक है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन वायर में है, लेकिन वो रैंडम है, कहीं पे भी मूव कर रहे हैं। बैटरी क्या दे रहा है? हर एक को एक डायरेक्शन दे रहा है। जब एक डिसिप्लिन मूवमेंट होता है तब जाके करंट आता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा स्कूल है जहाँ कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, तो सब कुछ अनडिसिप्लिन चलेगा, कोई भी रैंडम चलेगा, है ना, स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा स्कूल। लेकिन प्रिंसिपल के होने से एक डिसिप्लिन फैक्टर आता है, सब चीज़ डिसिप्लिन में होती हैं। वही काम कर रहा है हमारा बैटरी कर रहा है। जो आप बिजली का बिल पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है। जैसे आप कुछ फूड खाते हो, तो आपने बर्गर लिया हाथ में, उसको खाया, तो आपको एक चीज़ मिली जो आपने यूज़ की। तो जो भी आप बिल पे कर रहे हो, तो काम क्या हो रहा है? केवल पहले से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वायर्स में, फैन की वायर में, एसी की वायर में, उनको केवल डायरेक्शन मिल रही है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर में आ रहा है, क्योंकि घर में बैटरी तो लगी नहीं रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो आपके क्या दे रहा है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वायर मौजूद हैं उनको केवल डायरेक्शन दे रहा है, कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें लगता है आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब इसको थोड़ा सा और अपन समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी कैसे काम होती है। एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कि एक मूवी लगी है, जैसे अभी कौन सी मूवी लगी है, लियो मूवी लगी है, ठीक है, विजय की लगी है, आपका मान लो फेवरेट एक्टर विजय है, और आप उस मूवी को देखने गए, ठीक है, स्कूल बंक करके आप मूवी को देखने गए, और आपके फादर को, पिताजी को उसके बारे में पता चल गया, तो क्या होगा बताइए? आपका मन था, भटक रहा था, आप चले गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, भटकते रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है, तो पिताजी क्या करेंगे? थिएटर में जाके कान पकड़ के वापस लाएंगे आपको, है ना? तो पिताजी आप पे वर्क करेंगे ना, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि अम, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये वायर है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन जब हम बैटरी लगाते हैं, जब हम क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं, और ये पॉइंट ए मैं बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी बोल देता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बैटरी है, हर एक इलेक्ट्रॉन का कान पकड़ पकड़ के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ बी में था, तो उसको उसको पकड़ पकड़ के, कान पकड़ पकड़ के, और यहाँ तक ए तक ला रहा है। क्या अपने से इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता, वो तो कहीं पे भी जाएगा। तो बैटरी क्या कर रही है? वर्क कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है? वर्क, ठीक है। तो इसी वर्क को, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्या बोला हूं मैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving from one point to another is known as potential difference, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है? वर्क डन करती है हर एक चार्ज पे, कि उसको कान पकड़ के एक पॉइंट दूसरे पॉइंट ले जाती है, इसी वर्क को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें कहते हैं यूनिट चार्ज, एक कूलम पे जितना वर्क डन होता है वो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक कूलम पे। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जहां पे V हमारा क्या है? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V, ठीक है। W क्या है हमारा? वर्क डन है। और Q क्या है हमारा? चार्ज है, ठीक है। वर्क डन हम कैसे पहचानेंगे? वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल होता है, वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल है, और सिंबल J है। और चार्ज का यूनिट हम पहले देख चुके हैं, चार्ज का होता है कूलम होता है, और सिंबल C होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, क्या यूनिट होता है? वोल्ट। और सिंबल क्या होता है? V, सिंबल क्या होता है? V, ठीक है। तो आप समझ जाओगे ना, अगर नंबर के बगल में V लिखा हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नंबर के बगल में अगर J लिखा हो तो वो होगा W होगा, और नंबर के बगल में अगर C लिखा हो तो वो क्या होगा? Q होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस होंगे कुछ। तो यहाँ पे हाँ यही सब था। अब एग्जाम्पल है 11.2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो फिर से मैंने बोला कि काम की चीज़ देखो, काम की चीज़ क्या है? नंबर के बगल में C लिखा है, तो बच्चा बताओ क्या होगा? C, करेक्ट, चार्ज होगा। नंबर के बगल में V लिखा है, तो क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और क्या निकालना है हमें? वर्क निकालना है। क्या निकालना है हमें? वर्क निकालना है। तो हमने अभी अभी देखा था एग्जाम्पल, ये 11.2 है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा ही है, ठीक है। एग्जाम्पल 11.2, ठीक है। क्या क्या गिवन है? हमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस PD गिवन है। कितना गिवन है PD हमें? 12 वोल्ट। कितना गिवन है?
12 वोल्ट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, W। हमें कैलकुलेट क्या करना है, W। तो हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो W क्या हो जाएगा हमारा जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V कितना है 12 और Q कितना है 2, तो क्या आएगा 24 जूल। क्लियर है आपको? तो क्या टफ है क्या? नहीं, एकदम इजी है, बस फोकस रखना है आपको। 24 जूल हो जाएगा। अब कभी कभी आता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हमें डिफाइन करना, फिर से याद करो हमने कैसे सिखाया था आपको, फॉर्मूला लो। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। हम जानते हैं ना V इक्वल टू W बाई क्यू होता है, तो हमें यहाँ 1 वोल्ट चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 जूल 1 कूलम। फिर 1 डिवाइड बाई 1 हमें 1 दे देगा, तो हम क्या बोलेंगे, वैन, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैन 1 जूल ऑफ वर्क is done to move 1 coulomb charge from one point to another, then potential difference between 2 point is 1 वोल्ट। ठीक है, अगर 1 जूल का वर्क किया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों पॉइंट का वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ओके, ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। ठीक है, एक और है, नेम अ डिवाइस दैट हैव्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, बैटरी। देखो, एक होता है कैपेसिटर जो पंखे में लगा होता है, सफेद कलर की डिब्बी, उसको आप कंडेंसर बोलते हो, लेकिन वो कैपेसिटर है, वो एक बार का देता है और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज करो। बैटरी का कभी वोल्ट नहीं गिरता। जो आपकी बैटरी है, अगर 1.5 वोल्ट की है रिमोट सेल की, तो उसका 1.5 वोल्ट ही रहेगा हमेशा। फिर आप बोलोगे सर फिर रिमोट क्यों काम करना बंद कर जाता है बहुत देर बाद, तो अपन आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे कि करंट कम हो जाता है, और किसी डिवाइस को अगर करंट जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, वो डिवाइस वर्क नहीं करती है। तो बैटरी कमजोर नहीं हुई है कहीं से भी, करंट कम मिल रहा है उस डिवाइस को, इसलिए डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर क्या है, बैटरी। बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, कौन करती है, बैटरी मेंटेन करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या था, इलेक्ट्रिक प्रेशर हमारा, जैसे कोई फ्लूइड मूव करती है तो वो प्रेशर की वजह से फ्लूइड मूव करता है, एयर वगैरह या वाटर वगैरह, उसी तरह इलेक्ट्रॉन मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या बैटरी की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, फिर है व्हाट इट मीन बाय सेइंग, मैंने आपको अभी बता दिया था, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज व्हेन पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो अब आप बताइए, देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है या इजी है, आप खुद बताइए। क्या दिया, ईच कूलम, तो कूलम मतलब चार्ज दिया गया है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, और एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी मतलब वर्क। तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट अपन करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, हमें गिवन हम लिखेंगे, गिवन क्या क्या लिखेंगे अपन, गिवन लिखेंगे हमें Q पता है, 1 कूलम पता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कितना पता है हमें, 6 वोल्ट पता है, और हमें कैलकुलेट क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क। एक्चुअली में हमें एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, जैसे हीट एनर्जी हमें फील होती है, लाइट एनर्जी में दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है, जब भी वर्क होगा तो वो वर्क हमारा एनर्जी के रूप में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो हम जानते हैं W इक्वल टू Q इंटू वी, तो Q क्या है 1 और V कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 6 जूल। सिंपल, 6 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब सर्किट डायग्राम देख लेते हैं।
ये सब हमने बता दिया सर्किट होता क्या है। कुछ सिंबल्स हैं, जैसे सेल का तो हमने बता दिया क्या सिंबल होता है, बैटरी का है, की का है, ओपन का है। तो देख लेते हैं बैटरी का, सबसे पहले देख लेते हैं बैटरी का है कि ये सेल जो है लगातार लगे हुए हैं, सेल का है एक सिंगल, ठीक है। और की दो प्रकार की है, ठीक है। ये है आपकी ओपन की और ये है क्लोज्ड की। ये क्लोज्ड की है, की मतलब स्विच टाइप का, जैसे आप जब स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो पंखा ऑन होता है, स्विच ऑफ करते हो, तो इसमें इसमें जब आप की क्लोज कर रहे हो इसका मतलब करंट आ गया, करंट इज देयर। और की ओपन है मतलब करंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा उल्टा मतलब है स्विच से, ठीक है। की क्लोज मतलब है जो गैप था उसमें आपने मेटल डाल दिया है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होने लगा है, ठीक है। तो ये की क्या हो गया, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी दो, तो इतना ही आप देख लिएगा, समझ लिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कन्वेंशन समझ में आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं। तो और भी हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का देख लेते हैं, रजिस्टर का देख लेते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये बल्ब का है, ठीक है। ये किसका है, बल्ब का है। ये रजिस्टर का है। क्या होता है रजिस्टर, अभी हम बताएंगे, वही हमारा टॉपिक है रजिस्टर, ठीक है। और किसका था, याद करिए, और वोल्ट मीटर, एम मीटर, ठीक है। ये ए लिखा होगा तो एम मीटर प्लस माइनस, और वी लिखा होगा तो वोल्ट मीटर प्लस माइनस। इसका आता है एम मीटर और वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, तो इसका देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है। तो अगर हम देखें कि एम मीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर करंट, ठीक है। इट इज अ डिवाइस टू मेजर करंट, ये डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। सीरीज क्या होता है अभी अपन समझेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये बल्ब है और ये एमीटर लगा दिया, और ये हमारी बैटरी है। तो बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो एमीटर रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये मतलब सीरीज होता है, ये सही डायग्राम है, एमीटर ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर आ होता है वोल्ट मीटर। तो ये क्या है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across a resistance, across a रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। हमें इसको पैरेलल में ही कनेक्ट करना चाहिए। जैसे यही बल्ब ही का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और ये बैटरी है, तो हम वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पैरेलल, ऐसे कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कभी नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसा वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट किया जाता है और एम मीटर ऐसे कनेक्ट किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं ओम्स लॉ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, कुछ आए ना है, ओम्स लॉ तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। अब ये बताइए, जैसे यहाँ पे ये पेन है, इसकी अभी स्पीड क्या है, 0 है। अब इसकी स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी मतलब क्या है, इसके पास एक्सलेशन आया, क्या अपने आप आया, क्या एक्सलेशन, एक्शन अपने आप आ सकता है क्या, नहीं, फोर्स चाहिए हमें, ठीक है। जो अर्थ है वो उस पर फोर्स लगा रही है, जिससे इस पर क्या आ रहा है, एक्सलेशन आ रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। मतलब जो फोर्स होता है वो कारण होता है एक्सलेशन का। उसी तरह क्या करंट अपने आप आएगा क्या, हमने वो एग्जाम्पल देता है, एक तार बस है, क्लोज सर्किट है,
और हमने बल्ब लगा दिया, तो बल्ब ग्लो किया था क्या? नहीं किया था जब तक बैटरी नहीं लगाई। तो बिना बैटरी के करंट नहीं आ सकता, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं आ सकता है। इतनी सीधी बात ही है ओम्स लॉ। क्योंकि करंट, इलेक्ट्रॉन आवारा होते हैं, कहीं मूव करते हैं, उनका कान पकड़ पकड़ करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना पड़ता है, डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, वो काम करती है बैटरी। तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट, दैट वाज द फाइंडिंग डिस्कवरी डन बाय ओम। तो क्या दिया था? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट। अगर करंट है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी तो होगी ही, ठीक है। और एक और चीज़ है V प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 से 4 वोल्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 वोल्ट बैटरी लगाई है और 1 एम्पियर करंट आया है, ठीक है, और हमने बैटरी 2 गुनी कर दी, 4 वोल्ट कर दी। कितनी कर दी? 4 वोल्ट। तो करंट भी 2 गुना हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो जितना गुना वोल्टेज बढ़ेगा उतना गुना ही करंट बढ़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार ऐसा भी तो हो सकता था कि ऐसा आ जाए V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर वोल्टेज 2 गुना बढ़ रहा है तो उसका स्क्वायर टाइम्स करंट बढ़ेगा 4 करंट। अब बढ़ना तो ये भी होता है, हमें तो पता है कि जितना बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा करंट आएगा, तो बढ़ना तो ये भी खिलाएगा ना। तो मेन फाइंडिंग थी कि जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतने ही टाइम्स करंट बढ़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। इतना इजी नहीं है, तो सब जानते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चाहिए, बैटरी चाहिए, बैटरी से ही करंट आता है, लेकिन जितने टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उतने ही टाइम्स क्या बढ़ रहा है? करंट हमारा बढ़ता है। क्लियर है आपको ये? ठीक है। तो यहाँ पे एक है रिलेशन है जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस का, और V और I निकाल रहे हैं। तो बताता हूँ क्या एक्टिविटी है ये। 11.1 एक्टिविटी हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना, और करंट से क्या कर रहे हैं। ये हमारे में एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये केस बेस में पूछा जा सकता है, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं आपको आने चाहिए, है ना। तो बहुत सिंपल सा है कि हमने अगर आप यहाँ देखोगे, इससे मैं ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा कि देखो आप डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस लोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट, और इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हो इस तार के थ्रू। ये अलग से कोई पतली तार है तो इसको जिगजैग मैनर में शो किया गया है, बाकी कनेक्टिंग वायर थिक वायर है, ये पतली तार है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन, और एम मीटर से क्या नापा जा रहा है? करंट। तो वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज पहले एक रख रहे हैं फिर दूसरा रख रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। फिर हम रेशियो ले रहे हैं, V अपॉन I ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? V अपॉन I। ये जो वायर लिया है, नाइक्रोम वायर लिया है, ठीक है। तो क्या हमें देखने को मिल रहा है? ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर हम सीधे पॉइंट पे आए तो ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो हम V बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा I भी बढ़ रहा है। जैसे कुछ अगर हम वैल्यू देखें कि नाइक्रोम वायर थी हमारी, ये क्या थी? नाइक्रोम वायर थी। और कुछ हम V के लिए लेते हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, फिर 8 वोल्ट। तो करंट हम देख लेते हैं, मान लो तो 4 एम्पियर, और फिर 8 एम्पियर, और फिर 16 एम्पियर, ठीक है। ऐसे हमें करंट की रीडिंग आई, एमीटर से हमने नापा। और जब हमने रेशियो लिया V बाय आई का, V बाय आई का, ठीक है, तो क्या आएगा रेशियो? 2/4 1/2, फिर आएगा 4/8 1/2, और फिर देखें 8/16 इक्वल टू 1/2। तो ये जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है,
वो रेशियो क्या आ रहा है, सेम, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट आ रहा है, लेकिन जब हम रेशियो ले रहे हैं V बाय आई का, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये एक्टिविटी हमारी यही कह रही है, ये एक्टिविटी में यही है। फिर देखते हैं आगे क्या इसमें दिया गया है। फिर हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, ग्राफ बनाया है। तो फिर ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ बनाने को भी आ सकता है, आपको ये वैल्यू ऐसी दे देगा, टेबल में दे देगा, ऐसे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में। तो आप यहाँ पे v रख रहे हो, ये v है आपका, और मान लेते हैं ये i है। कुछ वैल्यू आप ले लेते हो, जैसे i का क्या है, 4 8 16 है, तो आप 4 8 12 16 रख लो। और v कितना है, 2 4 6 8 कर लो, 2 4 6 8। अब देखो प्लॉट करो, 4 पे 2 है, तो 4 पे 2 ये मिल गया। फिर 8 पे 4 है, तो 8 पे 4 ये मिल गया आपको। और फिर 8 पे 16, 8 पे 4 है, और फिर 16 पे 8 है, फिर 16 पे 8 है। तो आप इनको ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जब इसको आप ज्वाइन करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। यही एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना पड़ता है, और आपके ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वेरीफाई हो जाता है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, और लीनियर बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा वोल्टेज गुना पड़ रहा है उतना ही करंट बढ़ रहा है, मतलब उनका रेशो कांस्टेंट आ रहा है। वही चीज़ इसमें दी गई है, इसमें दी गई है, ये सब दिया गया है, और ये लिख दिया गया है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोल रहे हैं आर, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो क्या करता है, चार्ज को रजिस्ट करता है। इसको मैं अंडरलाइन कर लूँगा, इस कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। और इसको ग्रेटर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो हमने देखा था क्या, हमने अभी पिछला देख लिया था, हमने देख लिया था कि v प्रपोर्शनल टू i, ठीक है। फिर हमने देखा था कि v बाय आई जो था वो कांस्टेंट आ रहा था, हर एक के लिए कांस्टेंट आ रहा था। और ये जो आता है ये बराबर आता है r के, ठीक है, जहाँ r हमारा जो होता है वो होता है रजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या है, तो उसमें साफ साफ लिखा था रजिस्टेंस नाम ही है, रजिस्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक जैसे मेरा मोबाइल है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, और ये स्टाइलस है, मैं उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ। तो आप बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताओ कि ज़्यादा रजिस्ट कौन करेगा मूव होने में, मोबाइल, क्योंकि वो ज़्यादा भारी है। तो मास मास भी क्या है, वो मोशन को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। उसी तरह क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जो कंडक्टर होता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब रास्ता खाली तो है नहीं, करोड़ों अरबों 10 की पावर कितनी 28 इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, तो वो उसका फ्लो को क्या करेंगे, रुकावट लाएंगे। तो यही जो रुकावट होती है वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। आप समझे, जैसे फोर्स हमने दोनों पे सेम लगा, स्टाइलस और मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल ज़्यादा रजिस्ट करेगा कि उसका मास क्या है, ज़्यादा आएगा। तो हर एक कोई क्या चाहता है, स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, रजिस्ट करता है मोशन को। उसी तरह जब करंट फ्लो होता है वायर के थ्रू, तो जो वायर है वो भी एक क्या करती है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है करंट को अपने थ्रू जाने के लिए, ठीक है। करंट को उस रुकावट को पार करना पड़ता है, वही रुकावट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इसका अपन कैसे पहचानेंगे, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम, और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल से अपन पहचानते हैं, वो होता है ऐसा, ठीक है, ये सिंबल होता है, ठीक है। तो आइए आपको बात समझ में, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, आप लिख दो v इक्वल टू आई आर, ये भी कहलाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको भी मैं स्टार देता हूँ कि v इक्वल टू आई आर। अब ये इक्वेशन क्या है, रिलेट कर रहा है किसको किसको, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, this equation relate current, potential difference and resistance,
ठीक है, दिस इक्वेशन रिलेट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन तीनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अपन अब आगे थोड़ा मूव करते हैं। अब इसमें यही चीज़ है। अब देखिए, करंट थोड़ा रजिस्टर इज इनवर्सिबल टू इस रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस डबल, करंट गेट्स हाफ, ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब अ कंपनी यूज टू रेगुलेट नोन एज voltage which are variable resistance rheostat is often used to change the resistance of current circuit with now shown। एक बात कही गई है, एक वर्ड है rheostat है, तो इसको अपन कर लेते हैं अंडरलाइन, rheostat विच रेजिस्टेंस को जो चेंज करता रहता है। ठीक है, तो एक वर्ड आ रहा है, rheostat वर्ड आ रहा है, तो rheostat देख लेते हैं। ठीक है, rheostat, ठीक है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कैन चेंज रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, चेंज करता है। रियोस्टेट करता है, रेजिस्टेंस को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, ये एक बॉक्स भी होता है, आप प्लग को निकालते जाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और एक स्लाइडर भी होता है, स्लाइडर के थ्रू आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, ये आप लैब में देख लेना। ठीक है, और रेजिस्टेंस का सिंबल भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से। अब रेजिस्टेंस को और एक्सप्लोर करते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी के थ्रू अपन रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी गई है, नाइक्रोम वायर वगैरह लिया गया है, एमीटर ये सब लिया गया है। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। मेन कंप्लीट द सर्किट, नाइक्रोम वायर, एक गैप है, और फिर उसमें नाइक्रोम वायर किया गया है, और फिर 10 वॉट बल्ब, और फिर टॉर्च बल्ब, और ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग हमें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी बात की गई है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर, मार्कर लेना था मुझे, हाईलाइटर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट completely free to move within a conductor, they are restrained with the attraction of atom among which they move, thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance। ठीक है, तो क्या एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पार्क नहीं है या बहुत हाईवे नहीं है कि चला गया है, आप मान सकते हो ट्रैफिक सिग्नल में फंस गया है और बहुत बुरा ट्रैफिक है, अब वो मूव ही नहीं कर रहा है ट्रैफिक, उसको निकल निकल के किसी तरह अपने को निकालना है, तो बहुत ज़्यादा रुकावट है उसके मोशन में है। तो यही जो करंट के, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रुकावट आती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये कौन ऑफर करता है, वायर खुद, क्योंकि वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं पहले। एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक्टिविटी में क्या है कि एक गैप क्रिएट किया गया है और एमीटर लगाया गया है। अब इस गैप में हम क्या क्या कर रहे हैं, गैप में ये जो गैप है, ए बी का जो गैप है, इसमें हम नाइक्रोम वायर देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, नाइक्रोम वायर देख रहे हैं। सेकेंड देख लेते हैं कि क्या बोला गया था नाइक्रोम वायर के बाद, 10 वॉट बल्ब, फिर टॉर्च बल्ब, 10 वॉट बल्ब, 10 वॉट बल्ब, और थर्ड हम लोग देख रहे हैं टॉर्च बल्ब। ठीक है, ये हम देखेंगे टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब देखेंगे। ठीक है, हम बारी बारी इसको लगाएंगे, इस गैप में लगाएंगे और एमीटर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, इसका देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज डिफरेंट, रीडिंग ऑफ एमीटर इज डिफरेंट। एमीटर की रीडिंग क्या है, अलग अलग आएगी। ठीक है,
आप बताइए किसमें ज़्यादा आएगी किसमें कम आएगी, ठीक है। 10 वॉट का बल्ब है, नाइक्रोम वायर है, ये सब है, ठीक है। तो क्यों अलग अलग आएगी, ये क्वेश्चन है कि वाई, ऑब्जर्वेशन देख लिया कि रीडिंग ऑफ मीटर इज डिफरेंट। क्वेश्चन आता है कि वाई रीडिंग इज डिफरेंट। रीडिंग डिफरेंट क्यों है, रीडिंग डिफरेंट क्यों है, क्यों अलग अलग रीडिंग आई है। बैटरी तो हमने सेम कनेक्ट की है, बैटरी तो चेंज नहीं की है। तो देखो आज कितना अच्छा कौन समझ में आया है कि बैटरी नहीं तय करता है कितना करंट निकलेगा, बैटरी से आप कोई भी करंट निकाल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि लोड क्या है। अब 5 वॉट का बल्ब लगा रहे हो, 10 वॉट का बल्ब लगा रहे हो, नाइक्रोम वायर लगा रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका लोड क्या है। तो वाई रीडिंग इज डिफरेंट, बिकॉज इसका आंसर है बिकॉज रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, बिकॉज रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए रीडिंग भी क्या है, डिफरेंट है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, रीडिंग क्या होगी, कम होगी। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी करंट रीडिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है V=IR। तो कैसे हम लोग, कैसे स्मार्टली फॉर्मूले को यूज किया जाता है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई चीज़ को एक कांस्टेंट होना पड़ेगा जब आप कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाओगे। जैसे इस केस में बैटरी हम चेंज नहीं कर रहे थे, हम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे थे, 5 वॉट 10 वॉट नाइक्रोम वायर। तो यहाँ हमारा V क्या हो गया था, कांस्टेंट। V क्या हो गया था हमारा, V हमारा कांस्टेंट हो गया था, ठीक है। V हमारा हो गया था कांस्टेंट, ठीक है। और ये हो गया IR। अब ये चीज़ कांस्टेंट है, ऐसे आप समझ सकते हो जैसे ये वैल्यू 10 है तो हम 2 × 5 से भी 10 ला सकते हैं, और 10 हम ला सकते हैं 10 × 1 से। तो आप देखो पहले करंट 2 था फिर करंट 10 हो गया, तो करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस क्या था, 5 था, फिर 1 हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। या हम ये हो सकते हैं रेजिस्टेंस जब घटता है तो करंट बढ़ता है, लेकिन कब, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। यही बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स में, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इसका यूज कब करना है, व्हेन बैटरी डू नॉट चेंज, बैटरी डू नॉट चेंज। जब आप बैटरी चेंज नहीं करोगे तब ऐसा है, जब आप बैटरी चेंज नहीं करोगे, व्हेन बैटरी डू नॉट चेंज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, जब आप ऐसा कर पाओगे। क्लियर है आपको, ठीक है। अब एक और है क्वेश्चन, क्या है कि वाई थिन वायर इज यूज इन फैन while thick wire is used in AC। AC में आप थिक वायर यूज करते हो और उसमें थिन वायर यूज करते हो। तो अपन देखेंगे एक्टिविटी एक है, आगे ही एक्टिविटी है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जितनी मोटी तार होती है, AC की मोटी तार होती है, AC को ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो मोटी तार है, थिक वायर है, क्या है, थिक वायर है, थिक वायर है, AC को ज़्यादा करंट चाहिए तो करंट ज़्यादा आ रहा होगा, करंट ज़्यादा आ रहा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो मोटी तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो करंट में ज़्यादा फ्लो होगा, तो मोटी तार हम लेते हैं इसलिए AC में। लेकिन इसमें भी याद रखिए क्या आपका हो रहा है, आपके घर में जितने भी अप्लायंस है उसमें जितने भी कनेक्शन है सब पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होगा अपन समझेंगे आगे, मतलब सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हम कब लिख पा रहे हैं, ये स्टेटमेंट कब लिख पा रहे हैं कि हमारा V क्या है, कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट है। जो भी आपके सॉकेट लगे हैं, घर में लगे हैं, AC का जो सॉकेट है, फैन का जो सॉकेट है, उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अलग अलग नहीं है। तभी हम ये कमेंट कर सकते हैं कि I बढ़ाने पे R घटता है, ठीक है, I बढ़ाने पे R घटता है। क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब यही चीज दी गई है, और अब यहाँ पे जैसे एक और चीज है, जैसे अब आपने R सेम रखा है,
आप आर चेंज नहीं कर रहे हो और आप वी चेंज कर रहे हो। पहले 2 वोल्ट वी था तो करंट था 1 एम्पियर, और अब आर चेंज नहीं कर रहे हो, आर वही रख रहे हो, आर चेंज नहीं हो रहा है आपका, और अब आपका वोल्टेज 4 हो गया, तो आप देखोगे करंट भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप फॉर्मूला देखोगे V इक्वल टू आई आर। तो अब फिर से कमेंट करना है कि करंट क्यों बढ़ा वोल्टेज बढ़ने पे, तो फिर से फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन फिर से आपको एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो क्या चीज कांस्टेंट है? यहाँ पे आर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? आर आपका कांस्टेंट है। जब आपका आर कांस्टेंट होता है तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, मतलब V बढ़ाने पे I बढ़ता है, V बढ़ाने पे I बढ़ता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कंडीशन क्या है? क्या कांस्टेंट होना चाहिए? क्या कांस्टेंट होना चाहिए? करेक्ट, R कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? R। जब आपका R रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तब जाके V प्रोपोर्शनल टू I आएगा। आई बस हमने कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होनी ही चाहिए, आपको वो हिंट देगा क्वेश्चन में, तभी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो के बाजी नहीं लगानी है। ठीक है, फिर एक और है हमारी एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या है, हमें लेंथ लिया है, नाइक्रोम वायर लिया है हमने। ठीक है, और फिर क्या किया है, करंट नापा है, नाइक्रोम वायर अदर नाइक्रोम वायर सेम थिंग है, ट्वाइस द लेंथ फैन चेंज की है, और फिर से एमीटर रीडिंग है, थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम लेंथ थिकर ली है, और लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। फिर हमने कॉपर वायर ले ली है, और ये सब हम देख रहे हैं। तो क्या क्या हमने कलाकारी की है वो मैं बता देता हूँ इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी का क्या नाम है? 11.3। ठीक है, तो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी 11.3, तो हमने क्या क्या लिया है वो मैं बता दे रहा हूँ कि हमने पहले देखो ऐसा कुछ है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, R का रेजिस्टेंस, तो I का करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, पहला क्या कर लिया है, थिकनेस डबल कर ली, थिकनेस डबल कर लिया, लेंथ सेम रखा, लेंथ सेम रखा, और मटेरियल भी सेम रखा, मतलब वही नाइक्रोम वायर रखी, मटेरियल भी सेम था, और बस थिकनेस बड़ा कर दी, और एमीटर की रीडिंग देखी। क्या देखी? एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग देखी। फिर हमने सेकंड क्या कलाकारी किया, सेकंड कलाकारी हमने जो की है, सेकंड कलाकारी क्या की है कि हमने थिकनेस सेम रखी है, वायर की जो थिकनेस है वो सेम है, मटेरियल भी सेम है, वही नाइक्रोम हमने यूज़ किया है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन हमने जो लेंथ है वो डबल कर दी, हमने जो लेंथ है वो डबल कर दी। और फिर से हम देख रहे हैं एमीटर की रीडिंग, हम फिर से क्या देख रहे हैं, एमीटर की रीडिंग देख रहे हैं, हम फिर से क्या देख रहे हैं, एमीटर की रीडिंग। और थर्ड में हमने कलाकारी क्या किया, हमने थिकनेस भी सेम रखी है, थिकनेस भी सेम रखी है, और लेंथ भी सेम रखी है, लेंथ सेम रखी है, लेकिन मटेरियल डिफरेंट ले लिया। क्या ले लिया है? मटेरियल क्या ले लिया है हमने? डिफरेंट ले लिया है, कॉपर ले लिया है। और फिर से हमने एमीटर की रीडिंग देखी है, एमीटर की रीडिंग देखी है। तो क्या क्या आपको फर्क नजर आएगा? पहले एक एमीटर की रीडिंग थी, मान लेते हैं पहले एमीटर की रीडिंग थी 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब जब आप थिकनेस डबल कर दोगे ना, ठीक है, और लेंथ वगैरह मटेरियल चेंज नहीं करो, तो आप देखोगे करंट का भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप देखोगे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फिर आप देखोगे, आप थिकनेस वही रख रहे हो, लेंथ डबल कर रहे हो, तो आप देखोगे जो करंट की रीडिंग है वो घट रही है, करंट की रीडिंग क्या हो रही है? घट रही है। और जब आप रेजिस्टेंस मटेरियल चेंज करोगे, ठीक है, तो फिर से आप देखोगे करंट की रीडिंग बढ़ रही है, करंट की रीडिंग बढ़ रही है।
मतलब जो रेजिस्टेंस है इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? थिकनेस। थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर की मोटाई है, ठीक है, चौड़ाई है, वायर की लंबाई पे, वायर का मटेरियल पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जो हम है, ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं, या पहले अलग अलग देख लें कि अलग अलग हम क्या कह सकते हैं कि आर डिपेंड कर रहा है एल पे, ठीक है, आर डिपेंड कर रहा है एरिया पे, है ना, और और तो हम ओवरऑल कह सकते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है रो, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां रो हमारा रिप्रेजेंट करता है रजिस्टिविटी, एल डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर, और ए रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे वायर है, वायर वैसे काटोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन चीज़ों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस चेंज करने पे करंट चेंज होगा कब? जब हम बैटरी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तभी ऐसा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज़ दी गई है, यहाँ पे दी गई है ना, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। अब आप कैसे किसको कैसे समझोगे वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आर का जो सिंबल है, आर का जो सिंबल है वो ओम है, रजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर होता है, लेंथ का तो आप जानते हो मीटर से समझ जाओगे, और एरिया को समझ जाओगे मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स हैं, यूनिट्स हैं, या हम बोल सकते हैं यूनिट्स हैं, यूनिट के सिंबल्स हैं ये, ठीक है, यूनिट के सिंबल्स हैं ये। ऐसे आप इन सबको पहचान जाओगे जिसके नंबर में है और फॉर्मूले में आप रख दोगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसको समझते हैं, पूरा जितना भी हमने किया है समझा है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ एक एनालॉजी से, ठीक है। एक एनालॉजी से मैं इसको पूरी चीज़ को कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक एनालॉजी लेता हूँ, एनालॉजी, और इसको मैं पूरी चीज़ को कंक्लूड कर दूंगा जो भी आज अपन ने समझा है। फिर अपन अगली बार पार्ट 2 से करेंगे, आज पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट और अपन इसको करते हैं, कंक्लूड करने के लिए एनालॉजी लेते हैं, ठीक है। फिर अगली बार करेंगे अपन। तो एनालॉजी क्या है हमारी, कि आप मानो कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म में हो, ठीक है। आपको क्या मानना है कि आप जो हो वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म में हो। किसका सीन चल रहा है? रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन चल रहा है। क्या आप ही बस हो गए? और भी बहुत लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत भीड़ होगी रेलवे प्लेटफॉर्म में। तो ये मान लेते हैं बहुत ज़्यादा ये क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, ये हो गई क्राउड, ठीक है। और आप क्यों आए रेलवे प्लेटफॉर्म? क्योंकि आपको, आपके मान लो कोई रिश्तेदार हैं उनको जाना है, ठीक है, ट्रेन में आपके रिश्तेदार को जाना है, ये ट्रेन है और ट्रेन में आपके कोई रिलेटिव है, ट्रेन में क्या है, आपके कोई ना कोई रिलेटिव है। तो आप ये बताइए, जब आप ऐसे ही जैसे कभी जाए प्लेटफॉर्म जाए तो आप कहीं भी घूमते थे, ठीक है, कहीं भी जाओ, बुक स्टॉल जाओ, कुछ भी जाओ, रैंडम डायरेक्शन हम कहीं भी जा सकते थे। जैसे इलेक्ट्रॉन होते आवारा होते हैं, आप भी कहीं भी घूमते थे। लेकिन क्या हुआ, आप बताइए कि जैसे आपके मामा जी को ही जाना है, रीवा जाना है, आप अपने मामा जी से बात कर रहे हो, ठीक है, और फिर उसके उनके ट्रेन का टाइम आ गया, ठीक है, या जबलपुर जाना है तो इंटरसिटी का टाइम हो गया है, और मामा जी ट्रेन में बैठ गए, लेकिन उनका कुछ चीज़, कोई सामान आपके पास छूट गया, उनका सामान छूट गया, तो आप क्या करोगे? और ट्रेन का सिग्नल हो गया है, क्या आप दौड़ नहीं लगाओगे? क्या है ना, दौड़ लगाओगे, आप दौड़ लगाओगे, और उस दौड़ में आप नहीं देखोगे कि किससे आप भिड़ रहे हो, ऐसे नहीं बोलोगे बहन जी भाई जी थोड़ा हट जाना, मुझे जाना है, ऐसा करोगे तो पक्का ट्रेन छूट जाएगी। एक कोशिश तो करोगे ना। तो आपको एक डायरेक्शन मिली ना, जब ट्रेन में मामा जी नहीं थे, सामान नहीं छूटा था, तो क्या आप उस दिशा में गए? ट्रेन की दिशा में नहीं गए, आप कहीं भी जा रहे थे। तो मामा जी जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहे हैं, वोल्टेज का काम कर रहे हैं, या कहे बैटरी का काम कर रहे हैं। तो जब भी एक बैटरी होगी, एक कारण होगा, कोई ना कोई कारण चाहिए आपको आपके जाने का, डायरेक्शन का। तो आप क्या हुए, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो, ठीक है। और जो मामा जी हैं, ये आपके जो मामा जी हैं, वो क्या हो गया? वो वोल्टेज हो गया। क्या हो गया? वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस,
या आप बैटरी बोल लो या इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल लो, सब एक ही है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये कारण हुए ना आपके मूवमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसका एक कारण है। अब बताओ क्या रास्ता खाली है क्या? नहीं है ना, क्राउड है ना। तो यही जो पूरा क्राउड है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। आप इलेक्ट्रॉन हो, आप मूव कर रहे हो, तो करंट क्या माना जाएगा? जस्ट अपोजिट माना जाएगा। आपके मामा जी क्या हो जाएंगे? वोल्टेज हो जाएंगे। तो जब भी एक कारण होगा, कोई ना किसी की, अगर कोई डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई ना कोई एक कारण होता ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी में वो करंट वोल्टेज है, करंट इसलिए जा रहा है, और बीच में रेजिस्टेंस है। अब बताइए, अगर प्लेटफॉर्म बहुत संकरा है तो बहुत दिक्कत होगी ना जाने में, पहुंचने में मामा जी की तरफ। ठीक है, तो अगर एरिया कम होगा तो दिक्कत ज्यादा होगी ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर चौड़ा प्लेटफॉर्म होगा बहुत ब्रॉड, तो कहीं ना कहीं तो निकल जाओगे ना। तो अगर एरिया ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब मान लो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 1 पे नहीं आ रही है, चौथे पे आ रही है, तो ज्यादा जाना पड़ेगा ना। तो जितना ज्यादा जाओगे उतनी दिक्कतें होगी, दिक्कत मतलब ही तो रेजिस्टेंस है। तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब भीड़ सब प्लेटफॉर्म में एक जैसी होती क्या? कानपुर के प्लेटफॉर्म में गए हो, भीड़ एकदम अलग होती है, बहुत सारी भीड़ होती है। तो हर एक मटेरियल की क्वालिटी होती है। ये सिल्वर बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट कंडक्टर है, वो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। नाइक्रोम वगैरह बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। ठीक है, तो मटेरियल भी डिपेंड करता है। तो जैसा मटेरियल होगा, रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है जो कि आज मैंने समझाया है, पूरा समझाया है। अब इसमें एक लास्ट मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि अपन ने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं आज। फॉर्मूले, तो पहला फॉर्मूला क्या हमने समझा था? Q इक्वल टू एनी। सेकेंड समझा था I इक्वल टू Q बाय टी। थर्ड समझा था V इक्वल टू W बाय Q। और चौथा हमने समझा, अभी मैं इसको लिख लेता हूं पहले, R इक्वल टू रो L बाय ए। और लास्ट हमने समझा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि V का अलग फॉर्मूला है, V डिपेंड कर रहा है वर्क डन पे। I का अलग फॉर्मूला है, वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। R डिपेंड कर रहा है L, A और रो पे। ये जो फॉर्मूला है रिलेटिंग फॉर्मूला है, मैंने बताया था, मैं बाद में आपको समझाऊंगा रिलेटिंग मतलब क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूला आपका होता है, ये जो फॉर्मूला है रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे। ये डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसा है? डिपेंडेंस, किस पे डिपेंड कर रहा है। और ये फॉर्मूला क्या है? रिलेट वाला फॉर्मूला है। तो दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रिलेटिंग फॉर्मूला, ठीक है, तो ये इसलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। टीचर आपको गाइड करता है भाई कौन सा फॉर्मूला डिपेंड वाला है, कौन सा क्या है रिलेट वाला है। और यही दे देते तो जल्दी से गलत हो जाता, वोल्टेज बढ़ाने पे आप रेजिस्टेंस भी बढ़ा देते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक लेंथ, एरिया और मटेरियल चेंज नहीं होंगे। तो आई होप, मैंने पहले बोला फिजिक्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल, ये 5 आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसका यूज हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे।